गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 7 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ईजी है, वहाँ पर आपको वो चैनल मिल जाएगा और आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके सारे नोटिफिकेशन ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जो आज बात करेंगे वो करेंगे बिजनेस सेक्शन की, क्योंकि बिजनेस सेक्शन से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और जो हम इंडियन इकोनॉमी की अभी सीरीज़ चला रहे हैं रमेश सिंह की, उससे हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम चलते हैं पेज नंबर 14 पे। मतलब मैं अभी सारी चीज़ें कराऊंगा, बट पहले मैं पेज नंबर 14 से इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपकी नॉलेज के रूप भी इन्हांस करेंगे और आपके एग्जाम से भी रिलेटेड है। देखो, यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है आरबीआई होल्ड रेट एमपीसी स्प्लिट ऑन स्टैंड्स। क्या मतलब इसका? देखो, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर जब भी इन्फ्लेशन होती है यानी महंगाई होती है तो दो टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं। एक आपने सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी और एक आपकी होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और अगर आरबीआई अपने लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्या होता है कि जब आरबीआई ये देखता है मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, या मनी का फ्लो कम हो गया है, या फिर मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया है, तो इस बात को इंश्योर करने के लिए मनी का फ्लो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिससे कि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े या ज़्यादा कम ना हो जाए। तो ऐसे में ये लोग मीटिंग्स करते हैं और उन मीटिंग को बोलते हैं एमपीसी। ये जो आप देख रहे हो ना वर्ड लिखा हुआ है एमपीसी, तो इसका मतलब होता है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन करता है? आरबीआई करती है, लेकिन अकेली आरबीआई नहीं करती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस देती है अपनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 पर्सन होते हैं और आपके आरबीआई के 3 पर्सन होते हैं। यानी टोटल कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं, जिसके अंदर आपके आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं। मतलब जो 3 लोग आरबीआई की साइड से होते हैं ना, उसमें एक तो आरबीआई हो गए और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 मेंबर्स हो गए। अब एक बात बताओ, अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 लोगों ने बोला हाँ और मान लो आरबीआई के 3 लोगों ने बोला ना, तो ये टाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनको एक एडिशनल वोट दिया जाता है, जिस वोट के बिहाफ पे वो क्या कर सकते हैं, किसी बिल को पास भी करवा सकते हैं और किसी बिल को वो फेल भी करवा सकते हैं। यानी आरबीआई के गवर्नर के पास एक खुद का वोट होता है और एक एक्स्ट्रा वोट उसको दिया जाता है, जिससे टाई की सिचुएशन को वो क्या कर पाए, टैकल कर पाए। तो अभी क्या होता है ना, जो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो साल में हमें हर 2 महीने पे करनी होती है। लेकिन अगर आप हर 2 महीने पे नहीं भी कर पाते हो तो ये कहा गया कि साल में आपको 4 मीटिंग्स तो ज़रूर करनी ही करनी है। मतलब अगर हम हर 2 महीने पे करेंगे तो साल में 6 मीटिंग हो जाएंगी। बट अगर इनकेस आप 6 मीटिंग नहीं करना चाहते तो 4 मीटिंग भी आप कर सकते हो, बट 4 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या है ना, जो एमपीसी यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रेपो रेट के अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे। जैसे रेपो रेट अभी हमारा जो 4% चल रहा है, वो अभी भी कितना रखना चाहते हैं? वो 4% रखना चाहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, सर रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं उनको अच्छे से पता हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज रेट। मतलब ये कि अगर कल को कॉमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से पैसा उधार ले लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब वो पैसा उधार लेती है तो बदले में उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वही इंटरेस्ट कहलाता है आपका रेपो रेट। मैं रिपीट कर दूं, कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेती है और बदले में जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन से निकलने के लिए आरबीआई ने बोला कि हम रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंज लेकर नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है कि अगर आरबीआई कहती है कि अगर कॉमर्शियल बैंक तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, सरप्लस है, तो तुम हमें दे दो और हम उसके बदले आपको ब्याज देंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने कहा है कि ऐसा है कि हमारी मीटिंग के अनुसार ये है, ये मीटिंग आपकी ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने फ्राइडे को जो मीटिंग है उसमें डिसाइड करना है कि हमें रेपो रेट बढ़ाने नहीं बढ़ाना है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जैसी सिचुएशन चली है उस हिसाब से 4% को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि अभी जो मानसून सत्र हमारा स्टार्ट हुआ है उसके अंदर देखा गया कि मानसून इतना सही तरीके से है कि किसानों को फसलों के जो लॉस होते हैं वो लॉस कम से कम होंगे। तो ऐसे केस में जो मनी का फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो रेपो रेट है वो कांस्टेंट यानी 4% ही रखना चाहिए। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों, आज बिजनेस सेक्शन से इतनी इतनी अच्छी न्यूज़ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ध्यान से सुना, आईबीसी बेटर देन अर्लियर डेट रिकवरी मेथड। अब आप कहोगे सर आईबीसी का मतलब क्या होता है? देखो, ध्यान से सुना, इसका मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आई थिंक आपने इसका नाम सुना होगा, बट आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड।
इसका मतलब क्या होता है? पहली बात ये समझो कि एनपी का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लेट सपोज विजय माल्या ने किसी भी कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया और जब लोन की ड्यू डेट आई, यानी जब उसे वापस करना था, उसने लोन वापस नहीं किया, तो बैंक वाले 90 दिन तक वेट करते हैं कि शायद इन 90 दिनों के अंदर विजय माल्या आएंगे और हमें लोन देकर चले जाएंगे। लेकिन विजय माल्या 90 दिन तक नहीं आए, तो जो वो लोन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनपी में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये बैंक का एक ऐसा एसेट्स है, क्योंकि याद रखना बैंक जब लोन देती है ना, तो बैंक के लिए वो क्या होता है? एसेट्स होता है। अब अगर उस एसेट्स पे पैसा नहीं मिला तो यानी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या रख देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रख देते हैं। अब हमारे देश में क्या है ना कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया बट बैंक को लोन वापस नहीं किया, तो बैंकों के एनपीए बढ़ गए। अब बैंक लोन जो देती है वो आम जनता से ही लिए हुए पैसों को तो आगे लैंड कर देती है, बैंक कोई अपना पैसा थोड़ी लगाती है। तो ऐसे तो आम जनता का पैसा बहुत रिस्क में है, तो ऐसे में तो लोग पैसा बैंक में डालेंगे नहीं, अपने घर पे रखेंगे, जिस वजह से इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होना बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इस बात के लिए हर आरबीआई जब भी मीटिंग करती है वो हमेशा फोकस, पहला प्राइमरी फोकस होता है एनपीए को कैसे रिड्यूस किया जाए। जो इतने ज़्यादा एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, इसको कैसे रिड्यूस करें। तो इनको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी एजेंसी चलाई, जैसे आपका एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, आपका आईबीसी हो गया, तो ये सारी चीज़ें चलाई गई। तो यहाँ पर जो हमारे शक्तिकांता दास हैं, जो कि आरबीआई के गवर्नर है, इन्होंने कहा देखो आप कितने भी मेथड ले आओ, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड जो है वो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, सर ये आईबीसी होता क्या है? अब सुनो, आईबीसी क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है और मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैं उस लोन को उस 90 दिन के अंदर रिकवर नहीं, मतलब पे नहीं कर पाया जब मेरी ड्यू डेट थी, तो ऐसे में वो एसेट्स क्या बन गया? एनपीए बन गया। अब बैंक के कर्मचारी मेरे ऑफिस में आएंगे और मुझे बोलेंगे कि भाई ऐसा है, आपका लोन ड्यू था, आपने अभी तक लोन क्यों नहीं पे किया? मैं कहूँगा सर देखो ऐसा है कि देना तो मैं चाहता हूँ, मेरी इंटेंशन भी है देने की, लेकिन क्या करूँ, कोविड-19 की सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि मेरा काम धंधा रुका पड़ा है, मेरी सेल हो नहीं रही है, मुझे छटनी करनी पड़ी, एम्प्लॉय को निकालना पड़ा, तो मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है और मैं आपके लोन को अभी तो फिलहाल पे नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है 5-6 साल के अंदर फ्यूचर में पे कर दूँ, वो एक अलग बात है। देखो मैं एक जेन्युइन बंदा होता हूँ, मैं लोन देना नहीं चाहता था, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं तो लोन की रिकवरी करना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि कोविड-19 आ गया, मेरी कंपनी बंद हो गई। तो ऐसे में देखो गवर्नमेंट को भी समझ आ रहा है कि देखो बंदा का अगर एनपीए हुआ है तो बंदा जायज़ रीज़न दे रहा है कि क्यों वो पैसा नहीं दे पा रहा। तो गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टाइम पर जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो हमें बिल्कुल समझ आ रहा है, हम एक काम करते हैं, आपके मैनेजमेंट को हटा देते हैं और हम अपना मैनेजमेंट आपके यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं ना, हम उनको आपकी कंपनी में हायर कर देते हैं। उनके पास कई तौर तरीके होते हैं जिनसे आपकी कंपनी को वो क्या बना देंगे? प्रॉफिटेबल बना देंगे। और जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी तो आप हमें सूद समेत क्या दे दोगे? लोन की वापसी कर दोगे। तो इसमें बताओ मुझे क्या दिक्कत है? मैं कहूँगा ठीक है, मैं अपने मैनेजमेंट को भी कुछ टाइम के लिए साइड कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका मैनेजमेंट बेहतर है, आपके पास प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप उनको अपॉइंट करके मेरी कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दो और जो प्रॉफिट में से होगा मैं सबसे पहले आपकी लोन की रिकवरी क्या कर दूंगा। तो देखो इससे क्या होगा कि बैंकों के जो एनपीए थे वो होने से बच गए। आप खुद सोचो ना, बेहतर ये है कि मैं पैसा डूब जाने दूं या बेहतर ये है कि उस इंसान को इस लायक बना दूं कि वो लोन की पेमेंट कर दे, तो इस लायक बना दे। यही कोड कहलाता है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। यानी आईबीसी क्या करता है कि अपने प्रोफेशनल्स को वहाँ पर भेजता है और मैनेजमेंट को टेक ओवर करके कंपनी को प्रॉफिटेबल बना के वो जो पैसा कमाती है वो किसको दे देती है? आईबीसी को, वो बैंक को दे देती है। तो यहाँ पर जो हमारे शक्तिकांता दास है, इन्होंने कहा है कि आईबीसी से बेहतर मेथड डेट रिकवरी का और कोई भी नहीं। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आरबीआई ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ऑन फ्राइडे सेड रिकवरी ऑफ अंडर द आईबीसी प्रोसेस। यानी कल की डेट में इन्होंने बोला कि सबसे बेहतर और सबसे फास्ट रिकवरी रेट अगर किसी का है तो वो आईबीसी का है। और अच्छी बात पता है क्या है? आईबीसी के अंदर 270 दिन के अंदर डिसीजन ले लिया जाता है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लेते, महीने साल भर का नहीं, 270 दिन के अंदर हमें वो सारे काम करने पड़ते हैं ताकि हम उसे क्या बना पाए? प्रॉफिटेबल बना पाए। और इसी बात को लेकर उन्होंने बोला कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी एनपीए को टोटल करने के लिए, क्योंकि ऐसा देखा है पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कि एनपीए को सबसे ज़्यादा मैनेज करने में सबसे ज़्यादा जो काम आ रहा है दैट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो 2 न्यूज़ मैंने आपको बताई वो आपके दिमाग में प्रिंट हो गई हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर डिजिटल कैश मॉडल लाइकली बाई एंड ऑफ द ईयर। जैसा आपको बताऊंगा, कल मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी ई-रुपए की, क्या आप लोगों ने वो देखी? अगर नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। तो ई-रुपए का जो लॉन्च किया
मेथड लॉन्च किया गया, उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी तो ऐसे नहीं होगा। कोई भी डिजिटल करेंसी आती है तो उसके पीछे बहुत बड़े लूप होल्स होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म करके रखना पड़ता है। हम डायरेक्टली इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप लेने स्टार्ट किए ताकि इन फ्यूचर में डिजिटल करेंसी को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सके। तो वही यहाँ पर बोला है डिजिटल कैश मॉडली लाइकली बाई एंड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि डिजिटल करेंसी को जो है वो इस साल के आखिर तक वो लॉन्च कर देंगे, जिसके लिए उन्होंने छोटी सी शुरुआत कर दी है ई रुपए के साथ। तो वो ई रुपए वाला भी आप एक और वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पर एक है हिंडल कंपनी का जो टर्नओवर है, जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो गया 2787 करोड़। अब एक बात देखना, ये जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की कंपनीज है इनका प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीज़न अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो रीज़न आपको मिल जाएगा कि अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड क्या हो गई थी, सडनली बढ़ गई थी, जिसके चलते जितनी भी कंपनी इन चीज़ों में एंगेज थी उन सभी का नेट प्रॉफिट क्या हो गया था, हमारा बढ़ गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें और देखते हैं तो ये M&M, ये तो महिंद्रा का है, इसको हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, अभी आप एक मिनट रुकना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखो सेबी की गाइडलाइन है ये, और ये बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है, इससे आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। पहले तो मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जैसे मान लो मुझे ना एक कंपनी में पैसा लगाना है, बट मुझे उस कंपनी की एक परफेक्ट नॉलेज नहीं है। जैसे मान लो शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है मुझे, उतना अच्छा परफेक्ट नहीं हूँ मैं उस चीज़ में। तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सपर्ट लोग हों जो मुझे इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे और मैं अपना पैसा वहाँ पर लगाऊँ। तो क्या होता है, लेट सपोज मेरे पास पैसा है बट दिमाग नहीं है, बट बैंक के पास प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास दिमाग होता है बट पैसा नहीं होता है। हम दोनों आपस में मिलते हैं और मैं उनको बोलता हूँ देखो मैं अपने पैसे को आपके सहारे छोड़ रहा हूँ और आप अपने दिमाग का यूज़ करके इनको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ पर मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले, जिसका 1% पार्ट मैं आपको भी दूंगा और कुछ परसेंट पार्ट मैं रख लूँगा, ठीक है। तो हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट इज़ म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रैक्ट, कि हम दोनों ने आपस में म्यूचुअली एक एग्रीमेंट किया, जिसके तहत हम लोगों ने क्या किया, एक पूल में पैसा लगाया। अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो अकेले मेरे लिए काम करेंगे, मेरे ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो छोटी छोटी इनकम्स लेकर आएंगे, कोई 1 लाख लगाएगा, कोई 50 साल लगाएगा, कोई 10 लाख लगाएगा, उनको एक गुल्लक में ये इकट्ठा करेंगे और इनकी एक टारगेट होगी कि जब 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब हम इसको मार्केट के अंदर रिलीज़ करेंगे या किसी भी सेगमेंट के अंदर लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में पैसा 5 जगहों पर लगाया था, लेकिन बेसिकली 3 चीज़ें चलती हैं, इक्विटी सिस्टम, डेट सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। इक्विटी मतलब पूरा पैसा शेयर्स में लगा दो, डेट मतलब डिवेंचर्स में लगा दो, और हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर कर दो। सबसे बेस्ट होता है हाइब्रिड सिस्टम, जिसके अंदर आपके पास कुछ पैसा इक्विटी में भी लगता है, कुछ पैसा डेट के अंदर भी लगता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब याद रखो, जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। 2 तरह के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो मोर देन 1 ईयर के लिए सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, और अगर लेस देन 1 ईयर के लिए करें तो मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अभी क्या होता है ना कि कुछ हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो लेस देन 1 ईयर के होते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें किसका राज चलेगा, सेबी का, आरबीआई का राज चलेगा। और कुछ ऐसे होते हैं म्यूचुअल फंड जिनमें मोर देन 1 ईयर के होते हैं, जैसे 5 साल के होते हैं म्यूचुअल फंड, 10 साल के होते हैं, तो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होगी तो वो किस में आएंगे, सेबी के कंट्रोल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आप समझ जाओ, अगर मैं सेबी की बात कर रहा हूँ तो ये किसकी बात करूँगा, उन म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ जिनकी मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर है। तो यहाँ पर सेबी ने बोला जो भी कंपनियां काम करती हैं उनको बोलते हैं एएमसी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। लेट सपोज मैं एचडीएफसी बैंक में गया और मैंने कहा भैया मैं चाहता हूँ हर साल 2.5 लाख रुपए लगाना और 5 साल तक मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं जो एचडीएफसी बैंक की सर्विसेज ले रहा हूँ तो वो क्या है, बेसिकली एक एएमसी है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जो मेरे फंड्स को कलेक्ट करके उसको पूल में डाल के एक इन्वेस्टमेंट का काम कर रही है। यहाँ पर सेबी की एक गाइडलाइन निकल के आई है। गाइडलाइन में ये बोला गया है कि देखो, अगर सारा पैसा इन्वेस्टर का आप लगाओगे तो इन्वेस्टर का पूरा रिस्क होगा, कुछ पैसा बैंकों को भी अपना लगाना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि कल को पैसा डूबेगा तो उनका भी डूबेगा। तो ऐसे में जब वो डिसीजंस लेंगे तो वो अच्छे डिसीजन लेंगे। सोच के देखो ना, अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, मेरे से कई लोग और हैं जो एएमसी को दे रहे हैं। अब एएमसी का तो अपना कोई भी पैसा नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब उनको कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं भी आया रिटर्न तो वो बोल देंगे भाई साहब हमने तो लगाया था, क्या करें, स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, आपका पैसा डूब गया, हो सकता है ना। तो यहाँ पर सेबी ने बोला अगर 1% पैसा, मिनिमम 1%, मैक्सिमम कितना भी कर लो, अगर 1% एएमसी भी
अपना वो पैसा लगाएगी तो उसे भी ये रिस्क होगा कि उसका भी पैसा डूबेगा, तो ऐसे में वो डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। अल्टीमेटली ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। सेबी का काम ही क्या है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। आपने देखा नहीं, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो लिखा आता है कि प्लीज़ रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये कौन बताता है? ये सेबी बताता है, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि अमेंडमेंट बिल में क्या बोला गया है। तो ये करंट रूल ये बोलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का 1% अमाउंट रेज करना पड़ेगा एनएफओ के थ्रू, न्यू फंड ऑफर के थ्रू, ठीक है। चलो यहाँ पर होगी। इसके बाद आपको ये तो मैं हर क्लास में कराता हूँ कि हमारे पास निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। मैं रिपीट कर दूँ, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी आती है और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती हैं। तो आज की डेट में हमारे पास 50 कंपनी कौन कौन सी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डिवाइस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमीन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई, एसबीआई लाइफ, एसबीआई बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। अच्छा, एक चीज़ मैं जो डेली बोलता हूँ कि आईएमएफ जो अपने पास किसी भी कंट्री को अगर लोन देती है तो वो किस करेंसी में देती है, उसको बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसके अंदर 5 बास्केट ऑफ करेंसी होती है। मतलब 5 अलग अलग कंट्रियों की क्या होती है, करेंसी का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर क्या आता है आपका, एक आता है यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन आती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2 रेट होते हैं, इनके बाइंग रेट होते हैं और एक सेलिंग रेट होता है। बाइंग रेट का मतलब होता है अगर आपसे बैंक ये बाई करती है तो उसके लिए ये रेट होगा, और अगर बैंक से खरीदना चाहते हो तो बैंक के लिए वो सेल होगा, तो सेलिंग रेट ये होगा, ठीक है। ये मैं डेली क्लास में पता है क्यों डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं, जो यूपीएससी के आप एग्जाम दोगे ना उसमें ये चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें दिमाग में स्टोर करने के लिए मैं डेली चीज़ों को क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर ये वाली तो आपको चीज़ समझ आएगी होंगी। अब हम चलते हैं पेज नंबर 1 पर, क्योंकि तो बिजनेस सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहला फोकस बिजनेस सेक्शन के ऊपर किया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो हमारा पेज नंबर 1 है, आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ है पोस्ट टॉक इंडिया चाइना पुल बैक ड्रॉप फॉर फ्रॉम गोग्रा। ये क्या बोला गया, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख रीजन है, लास्ट टाइम उस पर कई सारे फोर्सेस चाइना के हमारे कब्जा करने चाह रहे थे लैंड के ऊपर, और एक बहुत अच्छी खासी फाइट देखने को मिली जिसमें हमारे इंडियन सैनिक शहीद भी हुए। कोई मतलब बहुत दुखद बात है ये। अब क्या है ना कि चाइना जो है वो धीरे धीरे अपने मिलिट्री के बेसिस को बढ़ा रहा है, ठीक है। जो हमारे ईस्टर्न लद्दाख के इलाके हैं उनमें अपने मिलिट्री के बेसिस को बढ़ा रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि वो हमारी लैंड पे कब्जा करना चाह रहे हैं। चाइना का तो देखो, अगर मैं पास्ट और ट्रैक रिकॉर्ड निकालूँ ना, तो चाइना का तो काम ही है अपनी नेबरिंग कंट्री को दबाने का, कि वो उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है। कुछ ऐसी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक ना, सही बोलूँ तो इंडिया और चाइना के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे अभी तक पाकिस्तान का चलता था जम्मू एंड कश्मीर, हमने पाकिस्तान में धारा 370 लगा के उसको कैप्चर कर पाया, तो उधर चाइना वालों ने स्टार्ट कर दिया अपना, वो हमारी जो गलवान वैली है वो उन पर कब्जा करना चाहते हैं। वो वैली भाई साहब टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये लोग उसको कैप्चर करें, जबकि वो है हमारी इंडिया का पार्ट। तो ये कुछ कन्फ्लिक्ट्स अभी देखने को मिलते हैं। बाकी देखते हैं अभी जब एक मीटिंग होती है जिसमें इंटरनेशनल जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, उन मीटिंग के अंदर देखते हैं कि क्या इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकलता है। अदरवाइज ये चाइना वाले तो अपने सैनिकों के बेसिस को बढ़ा के हमें डराने की कोशिश करेंगे, फिर हम भी उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, हमारे सैनिक शहीद होंगे। तो मतलब ये चीज़ें कोई अच्छी प्रैक्टिस वाली नहीं होती हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सीबीआई पुलिस इग्नोरिंग जजेस कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर क्या है, सुनो, देखो, ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है एन.वी. रामन्ना, ठीक है। अब इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस ये किया कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स देख लो, हाई कोर्ट्स देख लो, हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनके जो जजेस होते हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मान के चलो किसी जज ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि किसी को फांसी पे चढ़ाना है या किसी को उम्र कैद देनी है, तो ऐसे में वो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा जिसके बहुत सारे लिंक होंगे। तो जब पता चलता है ना उसके आस पड़ोस लोग के लोगों को कि भैया इस वाले जज ने इसको ये सज़ा सुनाई है, तो अब वो जज को जान से मारने की धमकी देने स्टार्ट करते हैं। उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को परेशान करने की कोशिश, परेशान क्या मतलब आप समझो, मर्डर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हर एक जो आप कह सकते हो जज होता है उसके लिए एक बहुत ही रिस्की टास्क होता है कि अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करे इतने बड़े प्रेशर के साथ, कि उसे देश के लिए एक अच्छा डिसीजन भी लेना है और साथ के साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करना है। तो यहाँ पर हर जज ये चाहता है कि उसे एक अच्छे से प्रोटेक्शन मिले पुलिस की,
उसको और उसके सभी घर वालों को। तो उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए सीवा रमन ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि जितने भी जजेस हैं इनके लिए एक सिक्योरिटी फोर्स अलग से डिप्लॉय करनी चाहिए। मतलब ये नहीं करें हम भारतीय सैनिक यहाँ पर लेकर आओ, नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे सीआरपीएफ एक अलग कमेटी है, ठीक उसी तरह से एक अलग यूनिट बनानी चाहिए जो बेसिकली जो जजेस हैं और जो उनके घर वाले हैं या उनके घर पे क्या होना चाहिए, एज अ सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, इनकी जान को ज़िंदगी भर खतरा बना रहता है, इनके बच्चों को बना रहता है। तो यहाँ पर ये बात तो देखो मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल सही बोली है कि जजेस की लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। जितनी चीज़ें देखने में लगती है ना कि जज के पास बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर है, जितनी ज़्यादा पावर आती है रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। इसके बाद है आगे चलते हैं, जो चीज़ एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ तो अभी कोई ऐसी मुझे लग नहीं रही है। ये भी नहीं, ये तो लोकल न्यूज़ है, जैसे किसी ने किसी को मारा, ये थोड़ी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए चलिए आगे चलते हैं। कोविड टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ भी अभी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी नहीं है। एडिटोरियल पार्ट कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एडिटोरियल पार्ट के बारे में। यहाँ पर ये है हमारे लिए मेन चीज़। आप जानते हैं आजकल हमारे यहाँ पर मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा राज्यसभा के अंदर। हर दिन घंटे घंटे भर के अंदर दो दो तीन तीन बिल लॉन्च किए जा रहे हैं। मुझे याद है परसों की डेट में 3 बिल लॉन्च हुए, कल की डेट में 2 बिल लॉन्च हुए, और नहीं 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 सॉरी मैंने गलत बोल दिया। मैं कह रहा हूँ कल की डेट में नहीं, कल की डेट थी हमारी फ्राइडे को 2 बिल लॉन्च किए गए, उससे पहले थर्सडे को 3 बिल लॉन्च किए गए, और उससे पहले वेडनेसडे को 2 बिल लॉन्च किए गए। और जानते हो ये बिल इतनी धड़ल्ले से लॉन्च किए जा रहे हैं, मतलब जिन बिल पर पूरी डिबेट होनी चाहिए, पूरा डिस्कशन हो रहा है, देखा जा रहा है कि भैया कोई डिबेट कोई डिस्कशन नहीं, बस होने दो। जैसे कहते हैं ना वो आंधे 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 आंधे, वो वाला काम चल रहा है कि भैया जानते जानते कोई भी बिल जा रहे जाने दे, पास होने दे पास होने दे, वो चीज़ चल रही है। अब हमें पढ़ने वाली चीज़ ये है कि वो कौन कौन से बिल हैं जो यहाँ पर पास किए गए हैं। तो चलो एक बार वो देखते हैं वो 2 बिल कौन कौन से जो पास किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला तो हमारा जो है वो टैक्सेशन लॉ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। अभी टैक्सेशन लॉ क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसमें किन चीज़ों पर फोकस किया गया। जैसे अभी वोडाफोन का केस चला था, तो इसमें क्या था कि जो टैक्सेस है उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाया गया था। आपको भी सर रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेट से टैक्स लगाना। कोई भी ऐसा टैक्स जो आप बैक डेट से लगा, लेट सपोज कि मेरा कोई आज एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो डिसीजन आज लगेगा ना कि आज से मेरे ऊपर पेनल्टी क्या लगाई जाएगी, और यही पेनल्टी अगर बैक डेट से लगा दी जाए तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। आपने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी चेंज इन मेथड होता है डेप्रिसिएशन का तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होना चाहिए, मतलब बैक डेट से होना चाहिए। तो यहाँ पर टैक्सेशन हम चाहते हैं कि अगर कल को कोई ऐसा डिसीजन लेना हो तो हम बैक डेट से टैक्स लगा सकते हैं। तो इस बात को लेकर फोकस किया गया, जो बिल पास भी कर दिया गया। तो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल जो 2021 है वो यहाँ पर पास कर दिया गया। इसके बाद एक बिल और है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 2 बिल मैंने आपको बताए थे ना, तो वो 2 बिल कौन से हैं, एक मिनट, सेकंड बिल भी यहाँ पे लिखा हुआ था, वो है ये राम। अच्छा ये तो वही है, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल हो गया। इसके बाद दूसरा बिल भी आगे पीछे कहीं लिखा होगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आपका हो ही गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बिल भी था, मुझे उस बिल का नाम याद नहीं आ रहा, वरना मैं तो आपको ऐसे ही बता, हाँ ये रहा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट क्या है, जैसे आप जानते हैं कि अभी लद्दाख वाला रीजन अब हमारे पास आ गया है, तो लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, ठीक है, जो 16 एकड़ के अंदर वो लैंड कैप्चर की गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा सिंधु यूनिवर्सिटी। और वो 16 एकड़ नहीं, सॉरी 110 एकड़ है, ठीक है। सिंधु यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। अब सिंधु यूनिवर्सिटी आप जानते हो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर पर्सन को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसमें एक पार्ट आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये वो लोग होते हैं जिनको लॉ की नज़रों में बनाया जाता है, यानी लॉ के एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, यानी पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है। तो ये वही है, ये जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लद्दाख में खोली जा रही है, जिसका नाम क्या है, सिंधु यूनिवर्सिटी। ये क्या आपकी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो कि खोलने की बात की गई है। 2021 के अंदर इसमें बिल बनाया गया, तो आने वाले टाइम के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि पूरी क्या होगी, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। ये दोनों बिल पास किए गए हैं, चलो अच्छी बात है, ये तो दोनों बिल पास किए गए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक खेल रत्न मिलता था, उसका नाम चेंज करके ध्यानचंद कर दिया गया है, क्योंकि ध्यानचंद हॉकी के बहुत ज़्यादा मंझे हुए खिलाड़ी थे। ओलंपिक्स में इन्होंने 3 मेडल जीते हुए हैं। 41 साल बाद जाके हमारे भारत को हॉकी में दोहरा मेडल्स मिला। तो इस स्पेशल इवेंट पे नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि जो खेल रत्न है उसका नाम को चेंज करके हम ध्यानचंद कर देंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है कि हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से किसी चीज़ को प्रमोट करें बजाय कि किसी पॉलिटिकल नाम की, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर
ये थोड़ी वर्ल्ड अफेयर की न्यूज़ है जो अभी बता, हाँ वर्ल्ड अफेयर में एक चीज़ थोड़ी सी बताने वाली है कि ईरान और इंडिया के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसको उसका उल्लंघन किया गया। मतलब क्या उल्लंघन किया गया? ऐसा होता है, देखो जब भी इंडिया के पीएम जाते हैं, ठीक है, तो जब वो मीटिंग करते हैं तो वो किसी दूसरे देश के या तो पीएम या फिर प्रेसिडेंट से मीटिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मीटिंग करे होंगे, नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रविशंकर जो हमारे ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने जाके अफगानिस्तान के, ईरान के सीधा प्राइम मिनिस्टर से बात की, सीधा वहाँ के प्रेसिडेंट से बात की, ठीक है। अब जब प्रेसिडेंट से बात की तो जो एक प्रोटोकॉल था उसको तोड़ा गया। देखो कहा जाता है कि अगर इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, रूल तोड़ना भी पड़े, तो येस यू कैन डू इट, आप तोड़ सकते हो, ठीक है। और इतना कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं, बट ये है कि हाँ आपको करंट अफेयर में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या प्रोटोकॉल तोड़ा जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलो बस आज के हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही दोस्तों। आज का हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा खास था, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी इसके अंदर न्यूज़ थी। तो आज के लिए इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह हमसे जुड़े रहना और इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहें, ठीक है। सो आज के लिए इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।